नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि एनसीडीएक्स के नए एमडी और सीईओ अरुण रस्ते ने जी बिजनेस से सबसे पहली बातचीत में, सबसे पहले इंटरव्यू में क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। अब सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी जो एग्री कमोडिटी का वायदा कारोबार है और जिस तरह से इसके पीछे का मकसद ये था कि किसानों को अच्छा भाव मिले, किसानों को सही जानकारी मिले, तो ऐसे में सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी अब यहां से प्राथमिकता क्या होगी कि इसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, किसानों की भागीदारी और बढ़े, एफपीओस की भागीदारी और बढ़े। आपने 2-3 महत्वपूर्ण अपनी प्राथमिकताएं क्या क्या तय की हैं सर? देखिए मृत्युंजय जी, सरकार ने एक फैसला किया था कि हमें 10,000 एफपीओस बनाने हैं। एफपीओस की हम बात करते हैं, 10,000 एफपीओस की बात करते हैं, और जो भागीदारी होगी उन एफपीओस में, वो एफपीओस कंपनी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव भी हो सकती है, सोसाइटीज भी हो सकती है। किसी भी कानून के तहत अगर वो रजिस्टर्ड एफपीओस होंगी तो किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। वो पहला कदम है। अब हमारा ये उद्देश्य रहा है कि पिछले साल से या 2 सालों से एनसीडीएक्स की भागीदारी में एफपीओस और किसान एक्सचेंज से जुड़े, ताकि प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जैसे हम कहते हैं कि जो आज हम, अगर हमारा किसान कुछ आज हो रहा है और 3 या 4 महीने के बाद जब उसकी कटाई होगी, उस समय जो मूल्य होगा वो अगर उसे आज पता चल जाए, वो स्ट्रेटेजिकली वो उसे मतलब पैदावार को बढ़ा सकता है, या उसे जो होना है उसका आज की तारीख में अगर उसे मूल्य पता है तो वो ये सोच सकता है कि मुझे कितना फायदा होगा, मुझे ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या एग्री ऑप्शंस मार्केट को मजबूत करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, और क्या कुछ और एग्री कमोडिटी में ऑप्शंस लॉन्च करने का विचार है क्या सर? एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है फार्मर को कि आज की तारीख में वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्राइस में डाउनवर्ड रिस्क उसकी पूरी खत्म हो जाती है, और अपवर्ड अगर प्राइस चली जाती है तो ऑप्शन को बेच के उसमें भी वो कमा सकते हैं। राइट सर, ये एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म है। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आज की तारीख में यह है कि मतलब जो एग्री इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो गए, तो वहां पर अगर उनको हेज करना है उनके रिस्क, तो ये ऑप्शन विल बी अनदर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी फॉर इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इसको डीपन करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेनली नबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है या एनसीडीसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ मिलकर, इनकी रीच ज्यादा है, रीजनल रूरल बैंक से इनके साथ हम काम करेंगे ताकि ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा हम पॉपुलराइज कर सकें और किसानों तक पहुंच के एफपीओस के साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों मिलकर जब हम किसानों तक पहुंचेंगे, ऑप्शंस अपने आप बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अशोक अग्रवाल, चेयरमैन हैं ग्लोब कैपिटल के। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, प्रेसिडेंट हैं सी के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण खबर आई है, और खबर यह है कि कमोडिटी में क्रॉस मार्जिन को मंजूरी मिल गई है। सेबी ने इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिया है, और स्प्रेड पोजीशन में क्रॉस मार्जिन का फायदा होगा। कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर और उनके अंडरलाइन में आर्बिट्रेज, ऐसे आर्बिट्रेज ट्रेड में मार्जिन घटकर 1/4 हो जाएगी। इसका क्या इम्पैक्ट ग्राउंड पर होगा मार्केट में, ये बताने के लिए, समझाने के लिए अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोब कैपिटल के। अशोक जी बताएं सर, ये जो कमोडिटी में क्रॉस मार्जिन को अलाउ किया गया है, आप इसका एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट पर क्या देख रहे हैं? देखिए अभी क्या हो रहा है, आपने मान लीजिए इंडेक्स बेच दिया और उसके जो अंडरलाइंग शेयर्स हैं वो जैसे कि गोल्ड इंडेक्स, जो मेटल इंडेक्स बेच दिया और मेटल के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो खरीद लिए, तो आपको दोनों पे पूरा मार्जिन देना पड़ता है। अच्छा, अभी सेबी ने ये कर दिया कि आपको 75% मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा, इनिशियल मार्जिन का। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होगी और इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगी, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी।
तो ओवरऑल जो मार्केट के अंदर हैजर हैं या जो ट्रेडर हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी और उनकी कॉस्ट कम होगी, और उनकी कॉस्ट कम होने से मार्केट में लिक्विडिटी बेटर होगी, अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी, जिससे कि जो बाकी मार्केट के प्लेयर हैं उनकी भी इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगी। अच्छा, लेकिन सर जैसे आपने बताया कि इंडेक्स फ्यूचर और उसके अंडरलाइन में आर्बिट्राज, तो सर जो इंडिविजुअल कमोडिटी है उसके ट्रेड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, लिक्विडिटी पे? पड़ेगा। क्या होता है, अगर वॉल्यूम आपका ज्यादा होता है हाँ, तो उनकी लिक्विडिटी बढ़ती है, और लिक्विडिटी बढ़ने से इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है। इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब आपने बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है, मान लीजिए गोल्ड का रेट 50,000 है, तो 50,000 में आपने बाई किया और 50,100 में आपने सेल किया, तो 50,000 और 50,100 की बजाय उसका रेट हो सकता है 50,000 और 50,005 रुपए हो जाए। तो जो 50 रुपए का या 100 रुपए का फर्क है वो 5 रुपए पे आ जाएगा। अच्छा। तो उससे मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबकी इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगी और सबको बेनिफिट होगा। बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है वो आपको कम देना पड़ेगा अगर मार्केट में लिक्विडिटी बेटर होती है। ओके, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका डिटेल में इस खबर का इम्पैक्ट बताने के लिए, समझाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। और अगली खबर है कि एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला आखिर सरकार ने ले लिया है। 5% की ड्यूटी कम की गई है क्रूड पाम तेल के इंपोर्ट पर। 31 दिसंबर तक के लिए नियम लागू है। और नहीं, ये 31 दिसंबर तक के लिए जो इंपोर्ट से पाबंदी हटाकर फ्री कैटेगरी में रखा गया है उसके लिए 31 दिसंबर तक ये नियम लागू है। लेकिन ड्यूटी जो घटाई गई है वो 5% की 30 सितंबर तक के लिए ड्यूटी में ये कटौती की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, जुड़ रहे हैं, सी के प्रेसिडेंट। उनसे हम समझेंगे कि ये जो 5% की कटौती हुई है और क्या इसका अभी और इम्पैक्ट पड़ेगा कीमतों के ऊपर, क्या दाम कम और होंगे या जितना इम्पैक्ट आना था उतना आ चुका है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण अपडेट इसमें यह है कि आरबीडी पामोलिन रिफाइंड पाम तेल के इंपोर्ट से जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में था उसको अब फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया है, मतलब पाबंदी हट गई है। अतुल चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? और कुछ दाम कम होंगे या जितना होना था उतना हो चुका है? नहीं, बिल्कुल और दाम डेफिनेटली कम होंगे। और ये जो अपने पास गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन अभी मालूम पड़ा है, हाँ, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे अपनी रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए। अच्छा। तो हम लोगों का तो ये मानना है कि जो अपने फ्लडगेट्स खोले हैं पामोलिन के रेस्ट्रिक्टेड ड्यूटी से हटाने में, हाँ, तो इससे पामोलिन का इंपोर्ट बेइंतहा बढ़ेगा और हम लोगों के यहाँ की जो पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज है ना उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अच्छा। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं इंडोनेशियन और मलेशियन रिफाइनरीज को बेहद फायदा दिया है एट द कॉस्ट ऑफ अपने आप खुद की रिफाइनरीज का। अच्छा, तो सर आप साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए मतलब अच्छा कदम नहीं है? अच्छा नहीं, बहुत बुरा कदम है। अच्छा। बहुत ज्यादा बुरा कदम है। अच्छा। भी क्या है, इंडोनेशिया जो है जो वहां से जो पामोलिन को एक्सपोर्ट करता है उसमें वो $104-105 का उनको एडवांटेज देता है जो फिनिश गुड्स यानी कि रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और हिंदुस्तान ने अभी आज की तारीख में केवल जो डिफरेंस है बिटवीन ओलिन का इंपोर्ट ड्यूटी जो कि 41.25% है और सीपीओ की चेंज उसमें है 30.25, ये जो ड्यूटी का डिफरेंस है ना, ये जो इंडोनेशिया है वो $20-30 सस्ता ओलिन बेच के, अच्छा, मतलब आप देखिए कि चांदी जो है ना वो सोने से उल्टी बिक रही है। मतलब सोने का दाम कम और चांदी ज्यादा, तो अजीबोगरीब माहौल बनेगा। तो सर एक चीज बताइए अतुल जी, जब जो आप बता रहे हैं अगर ये इतना ही खराब है तो फिर सरकार को ये फैसला अभी क्यों लेना पड़ा है? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी सर।
नहीं, इसके पीछे जो भी वजह दिख रही है वो गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये सब होने से, फ्लड गेट्स खोल देने से कंज्यूमर को फायदा होगा। अच्छा। तो हमारा ये मानना है कि कंज्यूमर की जगह ये इंडोनेशियन और मलेशियन रिफाइनर्स को ज्यादा फायदा होगा, और हिंदुस्तान के खुद की जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है ना, उसको इसका बेइंतहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप तो सर मतलब आपके रहते अगर खामियाजा भुगतना पड़े सर, तो ये ठीक बात नहीं है ना। आप सी के प्रेसिडेंट हैं और इतने लंबे वक्त से हैं इंडस्ट्री पे, आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर इसके लिए? अगर मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री के लिए गलत कदम उठाया गया है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हड़ताल पे बैठेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, क्या करेंगे सर? कुछ तो करेंगे या नहीं करेंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को लिखेंगे ही, क्योंकि हम लोगों का दो मुद्दे हैं। एक तो इस समय पहले तो ड्यूटी घटाने की कोई लंबा चौड़ा औचित्य नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइजेस घट रहे थे। दूसरा, उसके ऊपर ये जो ओलिन जो बड़ी मुश्किलों से तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को कह के बंद करवाया था ओलिन का इंपोर्ट, और वो वापस खुलेगा, तो ये डबल वैमी है, मैं समझता हूँ। अच्छा। ये एक तो ड्यूटी घटाना और दूसरा इंपोर्ट को, ओलिन के इंपोर्ट को अलाउ करना। तो मैं समझता हूँ पॉलिसी का जो है ना, ये बहुत ज्यादा बदलाव लाया गया है, और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अपने पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज को डेफिनेटली बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि आज अगर देखिए 7 लाख टन के आसपास पाम आता है महीने का। हाँ। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जी। ये जो सीपीओ है, जो अपने यहाँ की रिफाइनरी की इंडस्ट्री को चला रही है, उसकी जगह ओलिन 2-2.5 लाख टन ओलिन आने लग जाए। अच्छा। ओलिन अगर आने लग जाएगा तो ऑब्वियसली अपने यहाँ की पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज को तकलीफ तो बढ़ने ही वाली है। चलिए सर, देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर का इम्पैक्ट बताने के लिए, समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं कि सोने चांदी में आपके लिए किस तरह से ट्रेड के मौके बनेंगे। बीरेन वकील जी भी हैं हमारे साथ। तो बीरेन जी, गोल्ड और सिल्वर, क्या आपको लगता है कि आज शाम के लिए यहाँ पर कुछ बाइंग की गुंजाइश है, खरीदना चाहिए? ट्रेंड आपको मार्केट का अभी दिख क्या रहा है? फिलहाल तो फेड का जो हॉकी स्टेट है, तो मैं सेल साइड रिकमेंड करूंगा। गोल्ड में करीबन 46,900 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं। सिल्वर पे तो मैं करंट लेवल पे भी शॉर्ट प्रेफर करूंगा, जहां टेंटेटिव टारगेट 66,500 का रहेगा, स्टॉप लॉस 69,900 से 70,000 का रहेगा, और गोल्ड के लिए स्टॉप लॉस 47,200 का रहेगा। आप बताएं भाविक जी, अगर गोल्ड और सिल्वर में एक को चुनना हो आज शाम के लिए, हालांकि गोल्ड के मुकाबले चांदी की चमक ज्यादा है, आज करीब 400 रुपए की तेजी है चांदी में, गोल्ड में तो महज 18 रुपए की ही मजबूती है, तो आप किसे चुनेंगे आज शाम के लिए, गोल्ड को या सिल्वर को? मैं सिल्वर को चुनूंगा, क्योंकि आई थिंक सिल्वर थोड़ा बेस मेटल्स को फॉलो कर रहे हैं, और आज अगर हम देखें तो बेस मेटल्स में कल भी अच्छी खासी तेज़ी भी थी और आज भी अभी सस्टेन कर रही है। इनफैक्ट चांदी में देखूं तो जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 68,000 के स्टॉप लॉस से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, पहले 69,100 से 69,150 का टारगेट दिख सकते हैं, तो यहाँ से 68,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल है बलवीर सिंह का। पूछिए सिंह साहब। सर, एल्युमिनियम और जिंक में क्या करें? एल्युमिनियम और जिंक में क्या करें, ओके। बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए इस भाव पर, ताज़ा भाव पर, एल्युमिनियम में और जिंक में? पर्टिकुलर एल्यूमिनियम थोड़ा टाइट है, थोड़ा मजबूत है। रशिया शायद इसकी ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है, और चाइना में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की थोड़ी कटौती है। जिंक में मैं 240-41 जो करंट लेवल है उस पर मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड है, 243 का, टारगेट भी थोड़ा वाइड है, 233-34 का। पोजिशनल कॉल है, ये 2-4 दिन का नहीं है, कम से कम 10-12 दिन लगेगा इसको मटेरियलाइज होने में। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी एल्युमिनियम और जिंक के ऊपर। क्रूड में भाविक जी, क्या अब कुछ तस्वीर साफ हो रही है क्या? हालांकि कल बड़ा इवेंट है क्रूड के लिए, कल बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है ओपेक की और गैर ओपेक देशों के उत्पादन के मसले पर। उससे पहले कच्चे तेल का मार्केट मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख रहा है। 75 के ऊपर एक बार फिर से ब्रेंट है, 74 के करीब नाइमेक्स क्रूड है, और एमसीएक्स पर कच्चा तेल
5500 के करीब है। तो क्या ये तेज़ी क्यों है? मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब इस बैठक में ये बात हो रही है कि उत्पादन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है, तो मार्केट को आखिर क्या समझ में आ रहा है? बिटवीन द लाइन्स की दाम बढ़ते जा रहे हैं क्रूड के, भाविक जी? देखिए, ओपेक प्लस की जो मीटिंग कल है उसमें एटलीस्ट मार्केट ने एक्सपेक्ट कर लिया है और इनफैक्ट डिस्काउंट भी कर लिया है कि 500,000 बैरल्स पर डे वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो भी अगर आगे जाके भी 6 महीने देखे तो इनफैक्ट ईयर एंड में जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल हो जाएंगे। अगर 500,000 बढ़ाते हैं तो भी एटलीस्ट 6 महीने में फिर भी मार्केट डेफिसिट में ही रहेगा क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। उसके सामने अगर यूएस की प्रोडक्शन देखे तो वो लोग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कर रहे हैं। इनफैक्ट भले प्राइसेस बढ़ रहे हैं पर यूएस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ नहीं रहा। इसकी वजह से ओपेक ने टाइट कंट्रोल किए। और बाकी अगर देशों के देखें तो लग रहा है कि एटलीस्ट 2 महीने में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी ओपन हो जाएंगे। तो उसकी वजह से डिमांड जो है कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है और सप्लाई कंस्ट्रेंट कम हो गए। तो उसकी वजह से प्राइसेस में हम देखें कि कोई भी करेक्शन आता है तो वहां से बाई होता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर 500,000 से ज़्यादा अगर ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मुझे लग रहा है कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन आएगा, वरना आई थिंक 53-5400 के करीब करेक्शन आके फिर वापस तेज़ी दिखाएगा। ठीक है। अगला सवाल है किशन का। किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए किशन। सर चने में क्या लगता है? चने में ओके, बीरेन जी बताइए सर, चने में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? और आपको लगता है कि जो हालांकि लगातार मार्केट गिरावट के ट्रेंड में ही दिख रहा है, आज भी मार्केट नीचे बंद हुआ है, क्या अभी और कमजोरी बाकी है क्या चने में? चने में पैनिक काफ़ी है। दूसरी दालों भी काफ़ी कम है। उड़द, तूर, ये सभी में भी इंपोर्ट ड्यूटी कट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, खास करके कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने जो बफर स्टॉक वाला जो चना बेचा एमएसपी के नीचे, उससे सेंटिमेंट काफ़ी नर्वस, काफ़ी फ्रेजाइल हो गया है। मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है तो एक बाउंस आएगा, बट उस बाउंस पे 5200 के आसपास का अगर बाउंस आए तो शॉर्ट जाना मैं प्रेफर करूंगा। यहाँ ब्याज बदला भी बढ़ रहा है तो शायद आगे हेजर भी टेम्पररी आएंगे इसमें। ओके ठीक है, तो ये रहा है चने के ऊपर। चलिए अगला सवाल है भाविक का। भाविक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए भाविक जी। तो करो अपन है। हेलो जी जी भाविक जी पूछें। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर पूछें सर प्लीज। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन पर बीरेन जी अब आपका ताज़ा आउटलुक क्या है? और ऑयल के ऊपर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो लगातार लंबे समय से एक अनिश्चितता का माहौल था मार्केट में, वो माहौल अब तत्काल प्रभाव से खत्म हो गया है, ड्यूटी घट गई है। अब आप बताएं कि यहाँ से ऑयल सीड का मार्केट, ऑयल कॉम्प्लेक्स का मार्केट किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? मार्केट पर्टिकुलर एडिबल ऑयल साइड में ड्यूटी कम की, बट सामने इसकी 50% असर चली गई है इफेक्ट, क्योंकि इंडोनेशिया में मार्केट बढ़ गया है। सीपीओ भी 3% मलेशिया में बढ़ गया, तो इसको जैकपॉट लग गया है। जैसे चतुर्वेदी साहब ने कहा, मलेशिया इंडोनेशिया को जैकपॉट लग गया है अपने लिए। तो ये इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा दिन आज के दिन का मैं ऐसा मान रहा हूँ। अच्छा। जो ओलिन की जो इंपोर्ट आई ना, इट्स अ वेरी बैड स्टेप। मैं इसको आत्मघाती बोलने में भी मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी। दैट ये मेरा कैंडिड ओपिनियन है। अरे सर आप मतलब आप अगर इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ बड़ी वजह होगी। मैं इससे दोबारा एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा, चूंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी आत्मघाती। तो सर आप जरा और डिटेल में समझाइए कि कैसे ये कदम ठीक नहीं है और क्या इसका लॉन्ग टर्म का नुकसान होगा। मतलब मैं आपसे दोबारा एक बार ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो आरबीडी पामोलिन और रिफाइंड पाम ऑयल के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से फ्री कैटेगरी में कर दिया, मतलब ये कि इसके इंपोर्ट को फ्री कर दिया है। आप इस कदम को बहुत खतरनाक मान रहे हैं, और क्यों मान रहे हैं सर? सिंपल है। यहाँ जो वैसे भी हमारी जो एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और जो रिफाइनिंग कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी अंडर यूटिलाइज थी। काफी इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो जो हिंडरलैंड रिफाइनरी है, जो इनर है, उनको तो कोई मार्जिन नहीं रहेगा। वो तो वैसे भी फ्रेट से मरे पड़े हैं। फ्रेट रेट्स आर स्काई हाई। और अब पोर्ट से भी अब सीपीओ की इंपोर्ट कब आएगी? सीधा ओलिन ही आ जाएगा, तो रिफाइनिंग का खर्चा बच जाएगा ना, कोई मार्जिन ही नहीं बचेगा।
अच्छा सर, ये लेकिन 4-5 महीने के लिए ही है ना, दिसंबर तक के लिए ही है, तब रिव्यू होगा फिर एक बार, तो 4-5 महीने में इतना नुकसान हो जाएगा? कमोडिटी मार्केट आप जानते हो सर कि इतना फास्ट होता है कि 3 दिन मिले तो भी ट्रेडर इसको सिर्फ 2 वीक में डंपिंग साइट बना देगा। इंडिया विल बिकम ग्लोबल डंपिंग साइट फॉर डंपिंग सॉफ्ट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। ओके, चलिए, तो ये आपका मानना है कि ये कदम रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है और उनको इसका नुकसान होगा, आप कह रहे हैं। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, लेट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 179 के करीब आती है तो वहां से लॉन्ग कर सकते हैं 181 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 177.50 का। आपकी कॉल बीरेन जी। आज यूएसडी कॉटन नंबर है तो एक कॉन्ट्रारियन कॉल लेना चाहूंगा। कॉटन में जुलाई कॉटन 32,000 के आसपास सेल कर सकते हैं। 25,330 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 24,400 का लक्ष्य रख सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, नेचुरल गैस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 267 के इंट्राडे स्टॉप लॉस और टारगेट 279 का। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।